everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on 16th and 17th of January 2025. तो इन दोनों में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर हुए हैं इन 2 दिनों में. ओके एंड ये वीडियो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसे कि 8th पे कमीशन, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है. एंड एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्यूमा, जिसकी स्पेलिंग सब लोग बोल रहे थे ये गलत है, इसकी होर्डिंग्स लगाए जा चुके थे. एंड ये न्यूज़ में क्यों रहा है, किस वजह से ये न्यूज़ में रहा है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा. ओके, तो ये रिसेंटली अभी उसकी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. तो कौन है? So correct answer is PV Sandhu, who is recently appointed as the brand ambassador of Puma. Okay, तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. एंड यहाँ पे आपने ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हुए देखा होगा कि ये प्यूमा की जगह यू की जगह ये वी क्यों चेंज कर दिया. तो वाई इज प्यूमा मिसिंग यू. तो ये इसमें यू कहाँ है ये आप सोच रहे होंगे, तो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड. तो ये जो है ये होर्डिंग्स लगाए गए थे, ये टेम्परेरी रीब्रांडिंग की गई थी एज द PVMA, जो कि सिग्नल करता है इट्स एंट्री इनटू बैडमिंटन. ओके, तो यहाँ पे ये जो PV संधू है, तो यहाँ पे इन्हीं के नेम को यहाँ डिनोट किया गया है PVMA. ओके, क्योंकि रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं ये एम्बेसडर PV संधू को. के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया था, अ स्ट्रैटेजिक एक्टिवेशन दैट हाईलाइट्स द स्पोर्ट्स राइजिंग इंपॉर्टेंस इन इंडियन स्पोर्ट मार्केटिंग. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाय रिप्लेसिंग PU विद PV टू इनकॉर्पोरेट सिंधुज इनिशियल्स. ओके, तो इसीलिए ये अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है PV संधू को. ओके, तो इसीलिए PV कर दिया गया था. इसकी रीब्रांडिंग इसीलिए की गई ताकि लोगों की नज़र आए कि इसकी एम्बेसडर चेंज हो चुकी है, जो कि PV संधू है. तो इसकी वजह से प्यूमा ने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन को सीक किया पब्लिक में. ओके, तो इसी वजह से ये न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. सो क्वेश्चन है, हैज़ द 8th पे कमीशन बीन इम्प्लीमेंटेड. तो जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि ये 8th पे कमीशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि 8th पे लागू होगी. तो ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है? जी नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम January 1st 2026 से. मतलब नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी से इस 8th पे स्केल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसको फॉर्म किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. एंड इसमें ये बात की जा रही है कि इसको रिवाइज किया जाएगा, द पे स्ट्रक्चर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे स्केल इंक्रीज की जाएगी. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो 8th पे स्केल है ये कब चेंज हुई है. तो ये आफ्टर 10 ईयर्स इसको चेंज किया जाता है. हर 10 सालों में ये पे स्केल चेंज किया जाता है. पहले तो 7th पे थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 7th पे कमीशन थी, जो कि कंस्टिट्यूट की गई थी बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ऑन February 28, 2014. तो ये इस दिन इसको लागू किया गया था, मतलब 10 साल पहले ऑलमोस्ट 7th पे को लागू किया गया था. इसको 2014 में कंस्टिट्यूट किया गया था, बट इसको लाया गया था ओरिजिनली 2026 में. ये भी आप चीज़ याद रखिएगा. ओके, एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द 8th पे कमीशन. तो 8th पे कमीशन से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो इसमें सबसे पहले इनकी सैलरी इंक्रीज होगी. ये जो 8th पे कमीशन है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इंक्रीज करेगा सैलरीज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाय 25 to 35%. ओके, तो ये 25 से 35% तक सैलरी उनकी इंक्रीज होगी. एंड जो भी पेंशन्स जिनको मिलती हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके थे उनको जो पेंशन मिल रही है उनमें भी इंक्रीमेंट की जाएगी. एंड पेंशनर्स में सी एन इंक्रीज अप टू 30% इन देयर पेंशन. तो जिनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही थी उसमें भी इंक्रीमेंट की जाएगी अप टू 30%. ओके, एंड मिनिमम बेसिक सैलरी जिसकी थी, जैसे कि 18,000 आपकी सैलरी है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसकी डायरेक्टली ये 25 से 35% बढ़ के तो ये सीधी कितनी इंक्रीज होगी 51,480. ओके, तो आप देख रहे हैं कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना ज़्यादा है. टोटल 25 to 35% का इंक्रीज दिख रहा है. तो ये जो है 8th पे स्केल है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको 1 जनवरी 2026 से. ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. एंड इसके बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसको सेटअप किया जाता है एवरी 10 ईयर्स में. ओके, तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is exercise devil strike has been conducted by which country recently. तो ये exercise devil strike है, ये कौन सी कंट्री कंडक्ट कर रही है. So our options are A India, B Nepal, C China,
डी भूटान। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए विच इज इंडिया। तो ये इंडिया इस बार कंडक्ट कर रहा है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, तो इसीलिए ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं आगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ए है विच इज़ इंडिया। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स है ये कंडक्ट कर रही है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक फ्रॉम जनवरी 16 to 19। ओके, तो ये डेट आप याद रखिएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन द आर्मी एंड एयरफोर्स। ओके, एंड ये इन्वॉल्व करता है एलीट एयरबॉर्न सोल्जर्स को फ्रॉम द आर्मी एंड एयरफोर्स, जैसे कि मैंने कहा। ओके, एंड ये जो एक्सरसाइज है ये की जाती है इन ट्रेनिंग एरियाज एंड फायरिंग रेंजेस। ओके, एंड ये फोकस करती है ऑन रिफाइनिंग लॉजिस्टिक्स एंड सस्टेनिंग ट्रूप्स इन टफ कंडीशन। मतलब कि इसके अंदर जो आर्मी होती है, आर्मी ट्रूप्स होते हैं, उनको टफ कंडीशंस पे कैसे स्टेबल रहा जाए, कैसे उसको सामना किया जाए, टैकल किया जाए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। एंड इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इंश्योर की जाती हैं जो कि डिलीवर करती है फोर्सेस टू रिमोट लोकेशंस। ओके, एंड ये जो एक्सरसाइज है इसका सिंपली एम है टू एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि सतर्क रहें जितने भी हमारे आर्मी पर्सोनल हैं एंड एयरफोर्स ट्रूप्स हैं, ठीक है, तो एकदम वो रेडी रहें किसी भी कोई भी सिचुएशन आ जाती है अगर उसको टैकल करनी होती है, कैसे प्रिपेयर्ड रहे वो लोग ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एंड ये एम्फोसाइज करती है ये जो एक्सरसाइज द कमिटमेंट टू मेंटेनिंग मिलिट्री एक्सीलेंस एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ओके, जितने भी फ्यूचर चैलेंजेस होने वाले होते हैं आगे के टाइम में, तो वो प्रिपेयर रहें, रेडी रहें उसके लिए कि वो कैसे सामना कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ओके, तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक ये कंडक्ट कराई जा रही है एंड हमारा इंडिया इसको होस्ट कर रहा है फ्रॉम जनवरी 16 to 19। ओके, now next question is Pavna river which was seen in the news flows through which state। तो रिसेंटली ये जो पावना रिवर है ये न्यूज़ में रही है, तो ये कौन से स्टेट से होते हुए जाती है, किस स्टेट में फ्लो करती है। सो आवर ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विच इज महाराष्ट्र। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी विच इज महाराष्ट्र। तो ये न्यूज़ में क्यों रही है पावना रिवर, ये हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली अभी जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने डायरेक्ट किया है रेजुमिनेशन कमेटी को कि वो सेट करें एक न्यू टाइमलाइन को फॉर द एक्शन प्लान टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इन द पावना रिवर। तो ये देखा जा रहा है कि पावना रिवर बहुत ही पॉल्यूटेड है, तो उसको जल्द से जल्द कैसे उसका जो पॉल्यूशन है रिड्यूस किया जाए, तो ये टाइमलाइन मांगी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, किससे, रेजुमिनेशन कमेटी से। ओके, तो इसीलिए ये जो पावना रिवर है ये न्यूज़ में आ जाती है। एंड ये जो पावना रिवर है ये फ्लो करती है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जो कि क्रॉस करती है पुणे को एंड डिवाइड करती है पुणे एंड पिंपरी-चिंचवड डिस्ट्रिक्ट को। ओके, एंड ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड ये फ्लो होते हुए जाती है देहू, चिंचवड, पिंपरी एंड धुपोडी। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के बिफोर ज्वाइनिंग द मूला रिवर नियर द पुणे। तो ये आखिर में किसको ज्वाइन कर जाती है, मूला रिवर को, जो कि पुणे में है। एंड ये जो रिवर है ये 60 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ये फीड करती है इनटू द भीम रिवर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड। तो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द पावना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये पावना जो रिवर है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द वेस्टर्न घाट अबाउट 6 किलोमीटर साउथ ऑफ लोनावाला। ओके, तो ये लोनावला से साउथ में 6 किलोमीटर उसके साउथ में ये वेस्टर्न घाट से होते हुए निकलती है। तो इसकी मेन लोकेशन आप ओरिजिन पॉइंट याद रखिएगा। एंड इसके चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम बात करें पावना रिवर के, क्या क्या ये फेस कर रही है चैलेंजेस, जिसकी वजह से ये एनजीटी ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। तो फर्स्ट जो चैलेंज है वो होगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। ओके, एंड ये जो रिवर है ये कंटामिनेटेड है बाय सीवेज एंड केमिकली मिक्स्ड वाटर से। एंड ये जो रिवर है ये फेस कर रही है इश्यूज को विद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल से। ओके, तो ये चीज़ें भी आप माइंड में रखिएगा। तो इसी की वजह से ये जो रिवर है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये यहाँ पे है, मुंबई से होते हुए निकलती है एंड ये यहाँ से सीधे आती है मुंबई से ये लोनावला जाती है, फिर कुमार रिजॉर्ट, फिर बांगड़वाड़ी एंड उसके बाद ये देख सकते हैं आप ये लास्ट पॉइंट है इसका, पावना रिवर में जाके ये बह जाती है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से मुंबई में लोनावला यहाँ से होता है एंड ये जाके गिर जाती है पावना लेक में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रही है, शिकारी देवी कौन से स्टेट में है ये। सो आवर ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी
गुजरात। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए विच इज़ हिमाचल प्रदेश। तो वहीं पे ये शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विच इज़ हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों रही है। तो रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लोकेशंस को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, ताकि लोग वहाँ पे अर्बनाइजेशन ना करें एंड फर्दर डेवलपमेंट ना करें किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, तो इसीलिए वहाँ पे उस एरिया को ये डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। ओके, एंड ये जो सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये लोकेशन वाइज आप याद रखिएगा, इन द हिमालयन फुट हिल्स। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड जो कि कवर करती है एल्टीट्यूड बिटवीन 1800 एंड 34 मीटर। ओके, एंड ये शोकेस करती है ट्रांजिशन फॉर पाइन फॉरेस्ट टू अल्पाइन मीडोज। एंड ये जो सेंचुरी है इसका नेम किसके बाद पड़ा है? आफ्टर द गॉडेस शिकारी देवी, जो कि एक सेक्रेड टेम्पल है एट 2850 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, तो वहाँ पे एक टेम्पल है शिकारी देवी, उसी के बेस पर ये शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नेम रखा गया है हिमाचल प्रदेश में विच इज़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आ जाती है हमारी सेंचुरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पे मंडी। ओके, मंडी में ये शिकारी देवी टेम्पल है, इसी के पास ये शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग विच इज एब्रिविएटेड एज EKM फॉर इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, तो रिसेंटली किस कंट्री ने अभी इसको डेवलप किया है इस इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग को? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी चाइना, सी जापान, डी इंडिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी विच इज चाइना। चाइना ने रिसेंटली डेवलप किया है इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग को अपने इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन के लिए फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी विच इज चाइना। तो रिसेंटली अभी जो रिसर्चर्स हैं एट द गांगझोऊ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री विच इज़ इन चाइना, वो जो इंस्टीट्यूट मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था वो इंस्टीट्यूट था। ओके, उसी इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग को। एंड ये जो EKM है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, ये यूज़ करेगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया जाएगा टू कंसनट्रेट REE विच इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट सिंप्लीफाइंग देयर सेपरेशंस। ओके, वहाँ पे इस फील्ड में चेक किया जाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। ओके, एंड ये जो REE होते हैं ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंडर एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल एप्लीकेशंस। ओके, एंड EKM जो है ये रिलाई करता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पर, जो कि इन्वॉल्व करता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और फ्लूइड्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सट्रैक्ट REE फॉर ओर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये रिसेंटली ये लैंग्वेज अभी न्यूज़ में रही है कॉकबोरोक। तो ये कौन से स्टेट की लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा त्रिपुरा। ओके, तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इन अगरतला में, जो कि डिमांड कर रहे थे अपनी रोमन स्क्रिप्ट के लिए फॉर द कॉकबोरोक लैंग्वेज के लिए। ओके, तो ये जो फेडरेशन है TSF ये प्रोटेस्ट कर रहा है रिसेंटली अभी अगरतला में। उसके अंडर ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें इन्होंने डिमांड किया है इस रोमन स्क्रिप्ट को कि वो हमारी रोमन स्क्रिप्ट दें फॉर दी कॉकबोरोक लैंग्वेज, जो कि कॉकबोरोक लैंग्वेज में है, इसीलिए ये लैंग्वेज हमारी न्यूज़ में आ जाती है। ओके, एंड इससे रिलेटेड हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो कॉकबोरोक है ये लैंग्वेज है बोरक पीपल की। इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था त्रिपुरा में ऑन जनवरी 1979 में। ओके, ये ईयर वाइज भी आप याद रखिएगा। एंड ये जो कॉकबोरोक है ये टर्म जो है ये कंबाइन करता है कॉक
एंड बोरक को। कॉक विच सिंपली मीन्स वर्बल एंड बोरक मीन्स पीपल। मतलब कॉक माने कोई चीज़ बोली जा रही है, भाषा है एक कॉक जो कि बोलते हैं पीपल। बोरक उनको नेम दिया गया है, बोरक सिंपली स्टैंड्स फॉर पीपल। ओके, तो एज ऑफ 2011 सेंसस 8,80,537 people in Tripura speak Kok Borak language। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इतने लोग त्रिपुरा में ये लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि कंप्राइज करता है टोटल 23.97% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। तो इतनी पॉपुलेशन इस लैंग्वेज को बोलती है, इसी वजह से ये न्यूज़ में आ गई है। ओके, कॉक बोरक विच इज़ दिस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है? तो आर करेक्ट आंसर इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस सेंटर ने डेवलप किया है सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री को। तो ये एक ऑनलाइन सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री है जिसके अंडर प्रिवेंट किया जा चुका है 6 लाख फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को एंड सेव किया गया है 1800 करोड़ पीपल को। ओके, तो ये इसीलिए थी ताकि फ्रॉड से बचा जा सके एंड ये स्ट्रेंथन करती है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को विद द रजिस्ट्री ऑफ साइबर क्रिमिनल आइडेंटिफायर्स। तो इसके अंदर बेसिकली जो भी ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं उस वजह से इनको पकड़ा जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या फिर साइबर क्राइम्स हो गया, तो उन लोगों पर ये नज़र रखती है, उनसे रिलेटेड एक रिकॉर्ड रखती है ताकि आगे के टाइम में लोगों को बचाया जा सके। ओके, तो इसके अंडर टोटल प्रिवेंट किए जा चुके हैं अब तक 6 लाख फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस एंड ये क्रिएट की गई है बाय यूजिंग द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ओके, तो इस पोर्टल के अंडर इसको किया गया है सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड शी कोहर्ट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। तो ये किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने? सो करेक्ट आंसर इज पंजाब। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है शी कोहर्ट 3.0। तो ये एक स्टार्टअप है, इनिशिएटिव लिया गया है इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ताकि एम्पावर किया जा सके फीमेल स्टार्टअप्स को एंड स्टूडेंट्स को इन बिल्डिंग टेक बेस्ड वेंचर्स। ओके, more than 250 startups, innovators and students were briefed on startup Punjab's growth plan। ओके, तो इसके अंडर इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड इसके अंडर उन्होंने बताया था रिलेटेड टू स्टार्टअप पंजाब्स ग्रोथ प्लान के बारे में, अवेयरनेस फैलाई थी इससे रिलेटेड। ओके, एंड ये जो है ये प्लेटफॉर्म ऑफर करती है टू शोकेस द टैलेंट एंड आइडियाज विद पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इसका एम रहेगा टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट बाय 2047। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो ये कौन हो जाएंगे? तो रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस सुजॉय पॉल को, जो कि हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड ये अपॉइंट किए गए हैं एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जस्टिस आलोक आराधे को, जो कि अपॉइंट कर दिए गए हैं एज द बॉम्बे हाई कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, इसीलिए इनको रिप्लेस करके ये जस्टिस सुजॉय पॉल जी अपॉइंट किए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, मतलब इंटरिम पोस्ट पे आए हैं टेम्परेरी बेसिस पे। ओके, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेट्स चाकन गान नगाई फेस्टिवल। तो ये जो रिसेंटली फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है, तो ये कौन सी स्टेट करते हैं सेलिब्रेट? तो ये टोटल 3 स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। दीज आर असम, मणिपुर एंड नागालैंड। ओके, तो ये जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कौन से लोग? जेलियांग लोग पीपल। ओके, जो कि इंडिजिनस जेमी, लियांगमे एंड रोंगमे ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स है ये सेलिब्रेट करती है इस फेस्टिवल को इन असम, मणिपुर एंड नागालैंड स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओके, एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ये जो कम्युनिटी है ये एक्सप्रेस करती है अपने ग्रैटिट्यूड को टू द अलमाइटी फॉर द गुड हार्वेस्ट। मतलब कि जनवरी जो कि हार्वेस्ट सीजन जैसे कि आपको पता ही है, तो उस सीजन में ये लोग प्रेयर करते हैं, थैंक यू करते हैं गॉड से फॉर द गुड हार्वेस्ट एंड ये ऑल्सो प्रे करते हैं फॉर अ बेटर एंड प्रॉस्परस लाइफ इन द कमिंग ईयर। तो ये मेनली आप स्टेट्स को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू मिशन नेम ऑफ नेटो। तो रिसेंटली अभी नेटो ने न्यू मिशन को लॉन्च किया है, तो क्या नेम हो जाएगा उसका? दिस इज बाल्टिक सेंट्री।
तो ये जो है ये न्यू मिशन है, नेटो ने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, नेटो सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रूट, ये इन्होंने को होस्ट किया था एक समिट को, अ बाल्टिक सी एलाइज, ऑन ट्यूसडे 14 जनवरी 2025 में। किसके साथ? अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ऑफ फिनलैंड, जो कि प्रेसिडेंट है फिनलैंड के, एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि एस्टोनिया के हैं, इनका नेम है क्रिस्टीन मिशेल। ओके, तो इनके साथ इन्होंने इसको को होस्ट किया था, इस समिट को, बाल्टिक सी एलाइज को। तो उसी के अंडर ये नेटो ने बाल्टिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम। तो ये जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समिट की गई थी बाल्टिक सी अलाइज ऑन ट्यूसडे 14 जनवरी 2025। उसके अंडर नेटो ने बाल्टिक सेंट्री को लॉन्च किया था, जो कि एक ज्वाइंट कंट्रोल प्रोजेक्ट है। तो ये जो मिशन है ये प्रोटेक्ट करेगा क्रूशियल अंडर सी केबल्स को, जो भी पानी के अंडर केबल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। एंड इसका एम रहेगा इंक्रीज द सर्विलांस ऑफ शिप्स इन द बाल्टिक सी आफ्टर क्रिटिकल अंडर सी केबल्स वर डैमेज और सर्व्ड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो केबल्स जो थी वो डैमेज हो गई थी अंडर सी। ओके, तो इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए ये उस पर नज़र रखेगा, सर्विलांस करेगा शिपों पर इन द बाल्टिक सी एरियाज। ओके, एंड ये इन्वॉल्व करेगा मोर पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वॉरशिप एंड ड्रोन्स को भी, उसके ज़रिए ये नज़र रखी जाएगी इन बाल्टिक सी पर एंड शिप्स पर। ओके, तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो है ये प्रोजेक्ट बाल्टिक सेंट्री ये नेटो ने लॉन्च किया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट ये जो नेटो है विच सिंपली स्टैंड फॉर नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्रिएट किया गया था इन द ईयर 1949 में बाय द यूनाइटेड स्टेट कनाडा। ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो जो कि है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. So this is the end of a topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.